आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। स्वागत है आपका खबर दोपहर में। दरअसल आज हम जिस मुद्दे पर इस सेगमेंट में चर्चा करने जा रहे हैं वो बेहद ही गंभीर और संवेदनशील है। लोकसभा चुनाव में महज कुछ महीने का वक्त शेष रह गया है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने कील कांटे दुरुस्त करने में जुट गई हैं। इन सब के बीच कहीं न कहीं चर्चा यूसीसी को लेकर, चुनाव को लेकर बीजेपी का अपना एजेंडा सेट है। जाहिर सी बात है, ये एजेंडा आम नहीं है। सियासत में गर्माहट बनाकर रखे हुए हैं। अब एक और बिल बीजेपी के पिटारे से बाहर आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। जी हां, दरअसल बीजेपी ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की शुरुआत कर दी है। यूसीसी का नाम आते ही विपक्ष अपना अलग अलग राह अलापने लगा। विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं। यूसीसी लागू होने से बड़ी दिक्कतें सामने आने वाली हैं। इन सब के बीच चर्चाएं चाहे जो हो, लेकिन ये तय हो गया है कि देश में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है और उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर यूसीसी विधेयक सदन पटल पर पेश किया जा चुका है। आपने सुना होगा यूसीसी के बारे में। पिछले साल जब अंतिम 5 राज्यों का चुनाव हुआ था तो किस तरह से सियासी मंच पर यूसीसी को लेकर के मामला गरमाया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के उस समय के तत्काल मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान या उत्तराखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तमाम बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी को लेकर के दावे किए गए थे। मैं आपको बता दूं कि यह आज का मुद्दा नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पहले जब जनसंघ अस्तित्व में था उस समय उनके 3 प्रमुख मुद्दे हुआ करते थे। अनुच्छेद 370 का खात्मा, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और समान नागरिक संहिता। इनमें से 2 मुद्दे पूरे हो चुके हैं। अनुच्छेद 370 समाप्त हो चुका है। जम्मू कश्मीर में अयोध्या में राम मंदिर का भी मुद्दा समाप्त हो गया है। वहां पर रामलला नए मंदिर में विराज गए हैं। समान नागरिक संहिता एकमात्र ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के बीजेपी ने संघ के, एक तरह से कहा जा सकता है कि दबाव में 2014 के घोषणा पत्र में इस बात का शपथ लिया था कि देश में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। आम सभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है और आखिरकार बीजेपी शासित राज्य उत्तराखंड में इसे विधानसभा में पेश कर दिया गया है। विधेयक के रूप में पेश हो चुका है। इस पर चर्चा वहां पर होने वाली है। एक नया इतिहास लिखा जा रहा है देश में। आपको और भी बता देते हैं, 22वें विधि आयोग 14 जून को सारे धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से राय मांगी थी कि 30 दिन के भीतर वे अपनी राय दें कि यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लेकर के उनके क्या विचार हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई संगठनों ने अपनी लिखित राय इस मुद्दे पर दी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसकी खिलाफत की, जबकि कई संगठन ऐसे थे जिन्होंने इसकी मुखालफत भी की। दरअसल संविधान का अनुच्छेद 44 ऐसा एक तंत्र है जो धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांत के पालन की बात कहता है। यानी यूसीसी को लेकर के कहीं न कहीं अनुच्छेद 44, जिस पर अदालत से लेकर के तमाम जगह पर अलग अलग समय में सवाल खड़े होते रहे हैं। अदालत की बात की जाए तो 1985 में शाहबानो केस का मामला हम ले सकते हैं, जिसमें अनुच्छेद 44 को मृत पत्र घोषित किया गया था, यानी डेथ डॉक्यूमेंट। इसमें साफ तौर पर यह कहा गया था यूसीसी की वकालत राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक होगा। लिहाजा यहाँ से अदालत ने भी माना था कि यूसीसी की आवश्यकता देश को है। गोवा केस आया था 2019 में। हालिया ये मामला आया था अदालत के सामने, जिसमें सवाल उठाया गया था और यूसीसी की पैरोकारी की गई थी। पुर्तगाली फैमिली लॉ गोवा में लागू होता है। इसके अंतर्गत जो प्रावधान किया गया था कि मुस्लिम वहाँ पर 4 शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हिंदुओं को 2 शादी करने की इजाज़त थी। यह मामला जब अदालत में गया तो इस पर भी यूसीसी की वकालत की गई अदालत की ओर से। जाहिर सी बात है, ये काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है। कई चुनौतियां भी सामने आएंगी, लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक राष्ट्र एक कानून के तहत ये जो व्यवस्था की जा रही है, कहीं ना कहीं वो देश को एक नई दिशा और दशा भी देगी। हालांकि विरोधी दल इसका मुखालफत करते हैं, खिलाफत करते हैं। दोनों तरह की विचारधाराएं सामने देखने को मिलती है। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूसीसी की देश को आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर ये आता है तो क्या कुछ परिवर्तन होंगे। हमारे साथ मौजूद है
बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शशिकांत तिवारी जी। शशिकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाजी हसन साहब है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, जो इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ेंगे। और शिशिर चतुर्वेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं ये हिंदू महासभा के। इनसे भी हम चर्चा में जानेंगे कि आखिर उनका क्या राय है। सबसे पहले हम बात करेंगे शशिकांत जी से। शशिकांत जी, यूसीसी उत्तराखंड में आ रहा है, यानी देश में अब इसकी कही जा सकती है कि शुरुआत हो गई है। उत्तराखंड पहला राज्य बन रहा है, इतिहास लिखा गया है, वहाँ विधेयक पेश भी हो चुका है। आप इस पहल को किस नज़रिए से देखते हैं? हालांकि आपके जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे का ये तीसरा अहम मुद्दा था, 370 और राम मंदिर निर्माण के बाद। जी, आपने ठीक जी कि भारतीय जनता पार्टी का ये सदैव से ही यह स्टैंड रहा है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए। और देखिए, देश में जो विपक्षी पार्टियां हैं, जब ये लोग राज करते थे, जब इनका शासन था, तो इन लोगों ने तुष्टीकरण के नाम पे देश का बड़ा नुकसान किया। इन लोगों ने तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया। तुष्टीकरण को बढ़ावा देने में यहाँ तक कि ये हद तक चले जाते थे कि जब कोई व्यक्ति आतंकवादी पकड़ा जाता था इन लोगों के शासनकाल में, तो आतंकवादी का आतंक का कोई धर्म नहीं होता कह के उनको छुड़ाने का भी प्रयास करते थे। इनका कई उदाहरण है जो इन लोगों ने, सरकार ने इन लोगों को छोड़ने का भी काम किया। एक बात। दूसरी बात कि एक देश में रहने पे सबको समान, आज मान लीजिए कि पूरे देश में राशन बंट रहा है तो सबको समान रूप से मिलना चाहिए। पूरे देश में शौचालय बन रहा है तो सबको समान रूप से मिलना चाहिए। पूरे देश में कोई उज्ज्वला गैस मिल रहा है तो सबको समान रूप से मिलना चाहिए। तो इनका नुकसान कहाँ है? इनका कोई नुकसान नहीं है, सबको समान। देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस पक्ष में है कि भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में हमारी सरकार सेवा करे तो सबको समान रूप से करे। तो इन लोगों को ये विपक्षी पार्टियां भड़काने का काम कर रहे हैं, जबकि किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ नियम कानून के तहत ये लोग लाभ उठाते थे, तुष्टीकरण करने का काम करते थे। जैसे मुसलमानों में 4 शादियों का रिवाज है तो वो एक लाभ लेते हैं। दूसरी बात, जब एक चीज मैं आपके माध्यम से संजय जी कहना चाहूंगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो नियम है या उनके अपने जो कानून होते हैं, मुस्लिम कानून होते हैं, अगर कोई चोरी करता है तो हाथ काट लेना चाहिए। तो वो तो हाथ तो काटने की वकालत करते नहीं है। तब तो वो हिंदू जो आईपीसी धारा हिंदुस्तान की, उसके तहत कहते हैं ठीक है, इनको जेल हो जाए। लेकिन जब वो 4 शादियों की बात आती है, तलाक की बात आती थी, तो कहते थे कि भाई हमारा तो ये हमको हक है, हमको विशेष हक है। तो ये सारी तुष्टीकरण की जो चीजें थी वो अब चलेगा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को विश्वास में लिया है। और जिस प्रकार से देश की सेवा भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं, पूरा देश इस पक्ष में है कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े और एक देश, एक समान नागरिक संहिता लागू हो, सब लोग देश में एक समान से रहे, सबको एक हक मिले। जी शशिकांत जी, सब चलते हैं हाजी हसन साहब के पास। हाजी हसन साहब, अच्छा, हाजी हसन साहब से हम कहेंगे कि भाई संपर्क स्थापित किया जाए। चलते हैं तब तक शिशिर चतुर्वेदी जी के पास। शिशिर जी, समान नागरिक संहिता की शुरुआत हो चुकी है, उत्तराखंड पहला राज्य बना है जहां इतिहास लिखा जा रहा है, क्या कहेंगे? इसकी आवश्यकता है या नहीं है? जी बिल्कुल आवश्यकता है। आपने जो अभी बात रखी थी थोड़ी अधूरी रखी थी कि जनसंघ से मामला आया। ये मामला हिंदू महासभा की मांग आजादी के वक्त से थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उनका नारा था एक निशान, एक विधान, एक प्रधान। ये नारा उनका था और तब से लेकर आज तक इस लड़ाई को एक मुहिम के रूप में, हिंदूवादी विचारधाराओं के रूप में संघ, उसके बाद भाजपा, जनसंघ, सबने इसको स्वीकार किया और जायज मांग के लिए आगे बढ़ते रहे। आज उसका संक्षिप्त रूप देखने को मिल रहा है कि उत्तराखंड में हमारे प्रिय, हमारे सहपाठी जूनियर रहे लखनऊ विश्वविद्यालय के भाई धामी जी ने इसको सर्वप्रथम हिंदुस्तान में लागू किया है और करने का प्रयास कर रहे हैं। और गोवा में आजादी के पहले इसको लागू किया गया था, भले ही उसका नाम दूसरा रखा गया था। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है आदरणीय मोदी जी के दिशा निर्देशन में चलने वाली धामी जी की सरकार।
मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। एक वर्ग जो 7 बीबी 18 बच्चे हलाला जैसी कुरीतियों को अपने निजी कानून के तौर पे उसको लेकर चल रहा है, देश के संविधान का कोई मेला देना उनसे नहीं है। वो आप सोचिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है, मतलब देश में सिख पर्सनल लॉ बोर्ड बनाए, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड बनाए, बंगाली पर्सनल लॉ बनाए, मतलब सब अपनी अपना धर्म के हिसाब से चलने लगेगी तो देश कैसे चलेगा। तो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए देश में। ये मतलब बहुत अच्छा कार्य है। और एक खामी इसमें ये रह गई है कि इसको पूरे देश में लागू करना चाहिए, ना कि केवल उत्तराखंड में। हाँ, ये शुरुआत के तौर पर स्वागत है, लेकिन आदरणीय मोदी जी की सरकार जब आगे आए तो पूरे देश में एक साथ इसको लागू किया जाए, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट करके एक देश को जिस प्रकार से इस्लामिक राष्ट्र बनाने का कुछ लोग ख्वाब देखते हैं, गजवाए हिंद करना चाहते हैं, उनके लिए ये कानून एक तमाचा होगा। इससे किसी हिंदू को, किसी सिख को, किसी पारसी को, किसी जैन को, किसी बंगाली को नहीं तकलीफ है, केवल और केवल एक वर्ग को तकलीफ है, एक पंथ को दिक्कत है। तो बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम है। इनकी बड़े परिवार जो हैं वो सरकारी खर्चों से पहले इनके परिवार स्वास्थ्य की शिक्षाओं पे, स्वास्थ्य सुविधाओं पे कब्जा कर ले, इनके बच्चों को पढ़ाने का ठेका सरकार ले, इनके लड़कियों की शादी विवाह का खर्चा सरकार उठाए। तो आखिर क्यों, सभी की उठाए ना। तो ये बहुत जरूरी कदम है। सही है, सही और है जनसंख्या नियंत्रण कानून भी जल्द लाया जाए। शिशिर जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अदालत ने भी साहबानो केस हो या गोवा केस हो 2019 का, इन सारे मामलों में ये कहा था कि अनुच्छेद 44 को समाप्त किया जाना चाहिए और यूसीसी की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह तो विडंबना ही है, हमारे पड़ोसी मुल्क, चाहे पाकिस्तान की बात की जाए, बांग्लादेश की बात की जाए, इजराइल की बात की जाए, जापान, फ्रांस, रूस, सारे इस्लामिक कंट्री जहां शरीयत के हिसाब से भी कानून है, लेकिन एकमात्र कानून है जिसे पूरा देश रूल होता है। तो हमें लगता है कि ये पहल बेहतर ही कहा जाएगा। शशिकांत जी, हालांकि जो मुस्लिम स्कॉलर थे वो इस डिबेट में शामिल होने से मना करके चले गए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसमें वो चर्चा हमारा की जा चेहरा सकती देख के थी। चले जाते हैं। हाजी जी हसन जी को मेरे जी चेहरे जी से तकलीफ है। शिशिर जी कोई जी। बात नहीं, शशिकांत जी से हम पूछते हैं। शशिकांत जी, उत्तराखंड में तो ये मामला आ गया है, अब पूरे देश की ओर कैसे बढ़ेगा ये मामला? बिल्कुल, देखिए, जहां जहां के राज्य सरकार इस प्रस्ताव को पारित करके भेजेंगे तो उसे एक रायशुमारी बनेगी। आज उत्तराखंड से आ रहा है, कल को उत्तर प्रदेश से आएगा, परसों मध्य प्रदेश से आएगा, राजस्थान से आएगा, छत्तीसगढ़ से आएगा, तो एक रायशुमारी बनती चली जाएगी। और हर व्यक्ति, देखिए, एक संजय जी, 140 करोड़ के इस देश में जी लगभग 100-125 करोड़ लोग चाहते हैं कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। केवल ये थोड़े से जो विपक्षी पार्टियां अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो इनकी तुष्टीकरण करती थी, तो ये लोग इनको बरगलाने का काम करते हैं। याद कीजिए संजय जी, याद कीजिए कि 2014 से पहले मोदी जी सरकार में आए तो किस तरह बरगलाया करते थे कि मोदी जी आ जाएंगे तो सबको पाकिस्तान भेज देंगे। तो ये आज भी यूसीसी के नाम पे डराने का काम करते हैं। रोहिंग्या मुसलमान सारे आकर के और दिल्ली में बसाए जा रहे हैं, उनका आधार कार्ड बन रहा है, उनका राशन कार्ड, वोटर कार्ड बन रहा है। तो ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने वाली जो भी पार्टियां हैं, वो इनको खास करके मुस्लिम वर्ग को भड़काने की कोशिश करती हैं कि भाई आपके साथ बड़ा अनर्थ हो जाएगा, आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, आपको जो निजी स्वतंत्रता है वो खत्म हो जाएगा। अरे भाई, निजी स्वतंत्रता भी आपको ठीक वैसे ही मिलेगा जैसे हमारे देश के 140 करोड़ लोगों को मिल रहा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल शशिकांत जी, बिल्कुल शशिकांत है जी। मैं कह रहा था कि इसमें क्या क्या बदलाव होंगे, मैंने कुछ डिटेल निकाला था। हर धर्म में शादी तलाक के लिए एक ही कानून, सभी धर्मों के लिए एक समान कानून, बिना तलाक के एक से ज़्यादा शादी नहीं, शरीयत के मुताबिक जायदाद का बंटवारा नहीं। ये बहुत बेहतर चीज़ें हो जाएंगी। क्या नहीं बदलेगा? धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, धार्मिक रीति रिवाज पर असर नहीं, शादी धर्मगुरु ही कराएंगे, खान पान, पूजा, इबादत, वेशभूषा पर असर नहीं पड़ेगा इसका। लेकिन ये तो कहा ही जाएगा ना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बराबर कहते रहे हैं कि एक परिवार में अगर अलग अलग सदस्यों के लिए अलग अलग कानून होगा तो परिवार कैसे चलेगा। देश अगर पूरा परिवार है तो हमें लगता है कि इस तरह के कानून की एक आवश्यकता है। हालांकि निश्चित तौर पर ये देखा जाएगा विधेयक में क्या कुछ है। ये जरूर होना चाहिए कि धार्मिक भावना और धार्मिक आस्था पर कोई खिलवाड़ नहीं हो। शशिकांत जी। जी जी बिल्कुल।
सबसे बड़ी देश है सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उसमें अगर महिलाओं से आप बात करिए तो वो सबसे ज्यादा परेशान है हलाला प्रथा से। हलाला प्रथा महिलाओं के अस्मिता और इज्जत और कलेजे को चीर देने वाले, कलेजे को दहला देने वाला इनके यहाँ प्रथा है। ऐसे प्रथाओं को बंद करना चाहिए। समाज बहुत आगे बढ़ चुका है। समाज जो है भारत हिंदुस्तान चांद पे पहुंच चुका है। एजुकेशन की जरूरत है। देखिए हम कहते हैं जो हमारे यहाँ ज्यादातर हिंदू ही उन्होंने परिवार नियोजन को अपनाया, तो ऐसा माना जाता है कि हिंदुओं में ज्यादा एजुकेशन है इसलिए उन्होंने परिवार नियोजन को अपनाया। इनको भी कल एजुकेटेड होंगे, इनके कम बच्चे होंगे तो पढ़ेंगे लिखेंगे, एजुकेशन आएगा तो ये परिवार नियोजन की बात को समझेंगे, हलाला की कुरीति का दर्द समझेंगे। उस महिला से पूछिए जो एक रात हलाला के लिए जाना पड़ता है। भाई हमारे यहाँ तो बलात्कार करने पे जेल जाना पड़ता है, उसकी सजा है, और ये प्रथा कुप्रथा बना करके उस महिला के साथ हलाला किया जाता है। तो ऐसी प्रथाओं को जो महिलाओं को आजादी दे, महिलाओं को ऐसे जबरदस्ती ऐसी इस तरह की प्रथा से उनको बाहर निकाला जाए, वो स्वतंत्र जीवन जी सके अपने मर्जी से। हाँ, तलाक का 3 तलाक जो था देखिए किस तरीके से जब हुआ है और उस पे कानून बना है तो महिलाएं प्रसन्न है, किसी महिला ने विरोध नहीं किया। ये थोड़े से इनके जो मौलाना है वही चित्कार करते हैं और जो मौलाना है वो विपक्षी पार्टियों के बहकावे में आते हैं, इसलिए चित्कार करते हैं। शशीर जी, इन- जाहिर सी बात जी। है 3 तलाक जब देश से खत्म हुआ, निश्चित तौर पर जो 3 तलाक को लेकर के कानून आया उससे बहुत बड़ा राहत मुस्लिम महिलाओं को मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदुओं में भी कई ऐसी प्रथाएं थी जिसको लेकर के समय समय पर आंदोलन हुए, विचारधारा की लड़ाई चली, क्रांति हुए, सती प्रथा का जिक्र कर लिया जाए, लेकिन उसको हिंदुओं ने तो अपना लिया। आखिर इन मौलानाओं को दर्द क्यों होता है भाई, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए ये जो कानून आने वाला है इसमें सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा तो मुस्लिम कन्याओं को मिलेगा। एक सही मायने में मुस्लिम कन्याएं जो है आजादी का अब उनको अधिकार मिलेगा, हक मिलेगा। ये है इसमें पूरा पूरा असली मेन बात। जिस संपत्ति प्रकार बंटवारा से में भी बराबरी का हक हासिल हो जाएगा। जी जी वही बताने आ रहा हूँ। जैसे एक महिला को जबरन मोबाइल से, फोन से तलाक 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 का उसका जीवन नरक बना दिया। वो 6 बच्चे पैदा करके उसको सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। अब अगर पति पत्नी में समझौता होता है तो पहले जाके पराये मर्द के पास जाके हलाला कराओ, मौलवी मौलाना मौज करे। ले लो। ये जो अयासी की चीजें है ये बंद होगी वहां पर। अब दूसरी चीज उनके बच्चों का अधिकार मिलेगा, उनके बच्चों को आजादी मिलेगी, उनके बच्चों का जीवन स्तर बढ़ेगा। जो प्रोग्रेसिव मुसलमान हैं वो इस बात को समझ रहे हैं। अच्छा, देर आए दूसरे धर्मों में जो आप बात कर रहे थे तो राजा राम मोहन राय जी के समय से तमाम तरीके की सुधार, धार्मिक सुधार यहाँ पर देश में हुए, हिंदुओं ने स्वीकारे उनको। जो छुआछूत की थी, बहु विवाह की थी, इससे हिंदू जो है उसने अपने सुधार किया। बिल्कुल, समय और समय पर इस तरह के सामाजिक सुधार होते रहते हैं। शशीर जी, आपके पास एक बार फिर आता हूं, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं एजाज अतहर साहब। मौलाना एजाज अतहर इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। एजाज साहब, उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पेश हो चुका है। जी। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह विरोध किया था कि इससे कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों पर खतरा होगा, बावजूद इसके उत्तराखंड में यह विधेयक आ गया है। आपकी राय जानना चाहूँगा। भाई देखिए, मामला यह हैगा कि ये विधेयक तो आ गया है, बेशक ये उत्तराखंड में कानून भी बन जाएगा, मगर इस कानून की मुख्तलिफ स्टेट के अंदर बनने की क्या ज़रूरत है। देखिए, हमारे देश का जो संविधान है और हमारे देश के अंदर जो इलाकाई लोग हैं और मुख्तलिफ धर्मों के मानने वाले हैं, वो क्या बुरा है, उनके ऐसे रीति रिवाज या कानून क्या बुरे हैं। इसलिए कि देखिए, ये मुल्क यहाँ के ऊपर हर कौम और तमाम मज़ाहब और फ़िरक़ों के लोग रहते हैं। यहाँ पर अपने अपने अंदाज से अपने कस्टम्स, अपने रीति रिवाज को निभाते हैं। हम हिंदुस्तान के आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, वो हमारे सर का ताज है, वो हमारे लिए इज्जत है। लेकिन अब आप देखिए कि जो यहाँ पर अपने देश में बड़े धर्म हैं, चाहे वो हिंदू मजहब हो, चाहे मुसलमान मजहब हो, चाहे क्रिश्चियंस हों,
चाहे जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जो भी हो। लेकिन उसके अलावा बहुत से ऐसे हैं जो ट्राइब्स हैं, ट्राइबल एरियाज के अंदर हैं, तो उनको कैसे आप गवर्न कीजिएगा? हर जगह वो थोड़े थोड़े इलाकों में जाकर के उनके रीति रिवाज, उनके कस्टम्स, उनके कानून बदल जाते हैं। कोई किसी हिसाब से कहीं शादी ब्याह है, कहीं किसी हिसाब से तलाक का मामला है, कहीं किसी हिसाब से विरासत है, उसका बंटवारा है। तो ये तमाम चीजें हैं। तो इसके लिए अगर दोबारा गौर कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी मेरा तो यही कहना है। जी शशिकांत जी, डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान निर्माता माने जाते हैं, उन्होंने कहा था कि समान आपराधिक संहिता देश में अस्तित्व में है। लेकिन जब उनसे पूछा गया था कि एकल नागरिक संहिता यानी समान नागरिक संहिता के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि कैसे कई ऐसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हैं जो समान नागरिक संहिता की अवधारणा को साकार करते हैं। यह अंबेडकर जी का कहना था। अभी आपने मौलाना एजाज अतहर को भी सुना। चुनौतियां बहुत हैं, इसे कैसे आप लोग लागू कर पाएंगे? नहीं, देखिए कोई समस्या नहीं है, इसलिए कि अब देश का जो मुसलमान भी है वो काफी पढ़ा लिखा हो गया है। थोड़े से मौलाना जो रह गए हैं, ये लोग वो मौलाना जो अभी भी पढ़ाते हैं कि धरती जो है चपटी है, पृथ्वी गोल नहीं है, चपटी है। अभी भी जो मदरसों में पढ़ाने वाले लोग हैं, तो वो लोगों को जरूरत है थोड़े शिक्षा की और ज्ञान की। उनको जरूरत है अपने समाज सुधार को अपनाने की। देखिए, जहां तक इन्होंने बात किया कि हमारी जनजातियों के रीति रिवाज तमाम होते हैं, हमारे देश का जनजाति भी पढ़ा लिखा हो गया है। जनजातियों ने भी ठीक उसी प्रकार से हिंदू रीतियों को अपनाया है। अभी आपने कहा कि हमारे यहाँ सती प्रथा हुआ करता था। अब कौन सी जनजाति है जो सती प्रथा लागू करती है? न तो कोई पढ़ा लिखा समाज करता, न जनजाति समाज करता है। तो ऐसी जो कुरीतियां हैं, तो कुरीतियों को मिटना चाहिए। मौलाना जी को भी अपनाना चाहिए। मौलाना जी की बच्ची के साथ कल को जो है इस तरह के कष्टदायक प्रथाओं से गुजरना पड़े तो इनको भी कष्ट होगा, इनका भी दिल कांपेगा। हाँ मौलाना, आपके तो पास ऐसे आ रहे हैं, एक एक करके बात रखेंगे, आपकी भी पूरी बात रखी जाएगी। हाँ, ऐसे मौलानाओं को आगे आना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि हिंदुस्तान में देखिए तमाम मुसलमान जो प्रगतिवादी मुसलमान है, राष्ट्रवादी मुसलमान है, जो पढ़े लिखे मुसलमान है, वो इस बात को मानने को तैयार हैं कि हाँ, एक समान नागरिक संहिता होना चाहिए। लेकिन जो थोड़े से लोग जो दूसरे पार्टियों से जुड़े हुए हैं, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो इसकी खिलाफत की थी ना शशिकांत जी? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो सबसे बड़ा दकियानुसी कानून का पैरवी तो वही करता है। इस देश में तो सबसे पहले पर्सनल लॉ बोर्ड हट जाना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हट जाना चाहिए। क्या भाई हिंदू गवर्न होते हैं क्या हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड से? जब हिंदू नहीं गवर्न होते हैं, जैन नहीं गवर्न होते हैं, ईसाई नहीं गवर्न होते, तो ये लोग पर्सनल लॉ बोर्ड से कैसे गवर्न हो रहे हैं? जी। या आईपीसी से गवर्न होना पड़ेगा इनको? सुना आपने, बीजेपी के प्रवक्ता अपना पक्ष रख रहे थे। पर्सनल लॉ से गवर्न नहीं होता है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। हम जो गवर्न होते हैं वो भारतीय संविधान से गवर्न होते हैं। कौन सा हमारे पास अपना कानून है? लेकिन हाँ, अब मामला ये है कि इसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हमको आजादी मिली है। हमारे यहाँ निकाह है, हमारे यहाँ तलाक है, हमारे यहाँ विरासत है। ये तमाम चीजें जो हैंगी वो हम अपने जो हमारा पर्सनल लॉ है बताता है, उसके हिसाब से हम करते हैं। हम कहीं के ऊपर देश के संविधान से टकराते तो नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। आप भी क्या हिंदू धर्म में देख लीजिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने भी हिंदू भाई रहते हैं, मानने वाले हैं हिंदू धर्म के, क्या सब क्या एक ही जैसा मामला है? अरे इलाके में थोड़ा सा बदलते जाइए तो थोड़ा सा कस्टम्स बदलते जाते हैं, रीति रिवाज बदलते जाते हैं। हाँ, निश्चित तौर पर आपके यहाँ जो 4 फिरके हैं, शिया, सुन्नी, वहाबी या अहमदिया की बात कर ली जाए, सबकी मान्यताएं अलग अलग है। लेकिन हमें लगता है कि बेटियों को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अधिकार मिलने वाला है इससे। देखिए, ऐसा है कि बेटियों को इस्लाम ने अधिकार दिया है। वो लोग जिन्होंने इस्लाम के नाम पर गड़बड़ियां की हैं, उन्होंने बेटियों के अधिकार को छुपाया है। हम आपको बताएं कि 2005 में सबसे पहले ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और उसने ये बात कही कि 3 तलाक के लिए बहुत सख्त कानून बनना चाहिए। 3 तलाक कभी नहीं हो सकती, बिल्कुल विरोधी है। 3 मरतबा क्या 300 बार भी कहिएगा तब भी तलाक नहीं होगी एक सिटिंग में। 7 जन्मों का बंधन है, सही बात है। ये भारत सरकार का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया। हम निकाहनामा लेकर के आए ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसमें औरत को तलाक का अधिकार दिया है। देखिए,
बात वही आके खड़ी होती है। मुस्लिम समाज में औरत को खेत बताया गया है, औरत के अधिकारों का हनन किया गया है। जब देश में एक कानून आ किन जाएगा अधिकारों तो का हनन मुस्लिम हुआ है? कन्याओं को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। ये बहुत बड़ा हक मिलेगा। और वैसे भी बता दें, मुस्लिम समाज की बड़ी आबादी आज मोदी जी के साथ है। वो जान रही है कि हमारे साथ जो नाइंसाफी चरमपंथी मौलाना मौलवी कर रहे थे, वो उससे आजादी मिलने वाली है। और ये पढ़े लिखे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि प्रोग्रेसिव जब तक हम लोग नहीं होंगे, तब तक हमारे बच्चों का भविष्य का कल्याण नहीं होने वाला है। और एक समान एक नौकरी में सबको बराबर का अधिकार मिलेगा, तो इसमें कोई कोई गलत बात तो है नहीं। तो ये लागू होने से अभी इनको नहीं समझ में आएगा। अभी ये पहले हर मामले में चिल्लाते, हर मामले में इनको तकलीफ होती है। नहीं, उन्होंने तो 3 तलाक पे वो स्वागत थोड़ा किया बहुत है। चिल्लाएंगे। 3 तलाक के फैसले पे शिशिर जी उन्होंने स्वागत किया, मौलाना एजाज ने। हाँ, वही तो कह रहे। इन भाईजान की तरह कुछ अच्छे लोग भी हैं मुसलमानों में, जो बात की गंभीरता को समझते हैं। एक तो शिक्षा का अभाव है। अब जब किसी महिला को निकाह करने के बाद 3 तलाक दे दिया जाता था, तो अब वो पढ़ी लिखी नहीं बेचारी कहाँ जाए, अपने बच्चों को कैसे पाले, उसकी रोजी रोटी का, उसके भविष्य का सवाल होता था, उसको मिसयूज किया जाता था। तो ये सब समस्याएं खत्म होगी। अब इनको भी आगे आके पढ़े लिखे मौलवी मौलानाओं को अपने समाज के जो अनपढ़ लोग हैं, जो शिक्षित कम है, उनको समझा बुझा के इन बातों से अवगत कराना चाहिए। और जी, सरकार शिशिर जी। समानता के आधार पर देखिए सब काम कर रही है। हाँ ठीक है शिशिर जी, मैं शशिकांत जी के पास चलूंगा। शशिकांत जी, जी। अनुच्छेद 44 कहता है कि धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। धर्मनिरपेक्षता पर कोई आंच तो नहीं आएगी? आपसे मैं जानना नहीं, चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल जो ये कानून आ रहा है तो इसमें कोई धर्मनिरपेक्षता पे कोई का आंच नहीं आने वाली है। हर आदमी अपने जो उनका पूजा पद्धति है उस तरीके से वो पूजा है और नमाज और कुछ भी कर सकता है। ये धर्मनिरपेक्षता का मतलब हुआ कि भाई अपने अपने धर्म को मानिए, आपके धर्म में तो कोई डिस्टर्बेंस है नहीं। हाँ, एक बात है जो मौलाना जी ने अभी कहा कि 3 तलाक का मैं स्वागत करता हूँ, इनको समान नागरिक संहिता का भी स्वागत करना चाहिए। और मुस्लिम समाज के उन लोगों को जरूर समझाना चाहिए जो इस बात से विदग्ध हैं। अब मैं आपको संजय जी एक उदाहरण देना चाहूंगा कि 370 जब तक हटा नहीं था, तब तक पाकिस्तान की एजेंसियां और भारत की कुछ राजनीतिक पार्टी ये समझाती थी कि 370 हट जाएगा तो कश्मीर के मुसलमानों का बड़ा अहित हो जाएगा। लेकिन इतने सालों में समझ में आ गया कि जो वहां के रहने वाले बासिंदे हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हैं, सब सुरक्षित है। जी। पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं उनको आए दिन डिस्टर्ब करती थी, उनके बच्चों को आतंकवाद से लपेट करके और उनको तरह तरह की ट्रेनिंग देते थे। आज सब वो बंद हो गया, सब बच्चे अपने काम में लगे हुए हैं, सब बच्चे वहां रोजगार में लगे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से जब ये समान नागरिक संहिता आएगा तो सबसे ज्यादा कोई अगर प्रसन्न होगा, सबसे ज्यादा किसी को खुशी मिलेगी तो वो है मुस्लिम समाज, और इनके जीवन में सुधार आएगा और ये लोग धन्यवाद देंगे मोदी जी को। और शशिकांत जी, मुझे लगता है कि सिर्फ अकलियत की ही बात नहीं की जाए, बल्कि हिंदू मैरिज एक्ट है, सिख मैरिज एक्ट है, अलग अलग जो जाति संप्रदाय के लोग हैं उनकी अपनी मान्यताएं, अपने कानून हैं। इसमें सबको शामिल होना पड़ेगा जब एक समान नागरिक संहिता की बात होगी। तो हमें लगता है कि केवल अकलियत से जोड़ के ही इसको नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि समग्रता में देखा जाना चाहिए। शशिकांत जी। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए सभी लोग उसके दायरे में आएंगे, लेकिन कोई जो मैरिज एक्ट हिंदुओं में जो भी आपने नाम दिया, ये लोग तो कोई रिएक्शन दे नहीं रहे हैं। रिएक्शन तो वो लोग दे रहे हैं जो तुष्टीकरण वाली राजनीतिक पार्टियां हैं। और मौलाना जी जैसे आज आप डिबेट में बैठे हैं, कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए रिएक्शन तो ये लोग दे रहे हैं ना कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, मौलाना कोई भी वर्ग, कोई भी जाति ये रिएक्शन नहीं दे रही कि नहीं होना चाहिए। मौलाना एजाज के पास चलते। मौलाना, आपत्तियां कहाँ हैं? देखिए, इसके अंदर केवल मुसलमानों या उसके माइनॉरिटीज की बात नहीं है। इसके अंदर कहीं ना कहीं के ऊपर दिक्कत और परेशानी और समस्या का सामना अपने रीति रिवाजों में, कस्टम्स में तमाम देशवासियों को करना पड़ सकता है भाई। इसके अंदर खाली हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, सिख ईसाई की बात नहीं है। हमारा इतना बड़ा देश है,
ये हमारे देश की ब्यूटी और खूबसूरती है कि जहाँ पर तमाम मज़ाहिब, तमाम फिरके, कितने तरह के फूल हैं जो हमारे देश में खिले हुए हैं। कितने ऐसे राज्य हैं, कितने ऐसे हैं जहाँ के ऊपर देखिए अलग अलग इलाके, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग जबानें हैं, अलग अलग तहजीबें हैं, और इन सब की ब्यूटी यही है कि वो एक धागे में बंधे हुए हैं जिसका नाम हिंदुस्तान है जी। तो इसके अंदर सबको परेशानी हो सकती है भाई। लेकिन मौलाना, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि हमारी मान्यता, जो हमारी परंपराएं हैं, उसको इसमें कहीं से भी वो नहीं किया गया, छेड़छाड़ नहीं की गई है। नहीं, देखिए मान्यताओं परंपराओं का मामला यहाँ के ऊपर नहीं है। इसके अंदर जो चीज जो है, तो उससे जो इस वक्त एक पैटर्न चल रहा है आजादी के बाद से लेकर आज तक, उसमें कौन सी दिक्कत और परेशानी हो गई है जो आप इस तरह की एक चीज लेके आए? कहाँ पर परेशानी हो रही है? और जहाँ तक औरतों के अधिकार की बात कही है कि इससे औरतों को फायदा होगा, तो औरतों का जो है बिल्कुल वो औरतों को उनका अधिकार मिलना चाहिए है। लेकिन क्या इससे आप एक कानून से, और जहाँ को मान लीजिए कि अगर आपको ये कहना है कि औरतों को मुसलमानों के यहाँ नहीं मिल रहा है, तो क्या और जो दूसरे सिख मजहब है, जैन मजहब है, ईसाई हैं, हिंदू हैं, नहीं, ये व्यवस्था सिर्फ मुसलमानों पे ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, मैं ईसाई कह रहा सब हूं, पर समान रूप से लागू होगा। जी शिशिर जी, पूरे देशवासियों के लिए, जी पूरे शिशिर जी, देशवासियों को परख करके देखिए। वक्त कम है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनावी साल में एक और एजेंडा आपने सबके सामने पेश कर दिया है? देखिए, बताया तो कि ये आजादी से पहले की हमारी मांग चली आ रही है कि ये एक निशान, एक विधान, एक प्रधान। हमारे हिंदू महासभा 1905 में पैदा हुई थी, उस वक्त के बाद का ये मामला है, आजादी के वक्त के आसपास का। तो तब कहा गया था, तो ये तो आज हो रहा है इतने सालों बाद, लेकिन स्वर्णिम काल है ये। आदरणीय मोदी जी बड़े बड़े फैसले लेने में उनकी सरकार सक्षम है, जो निर्णय लेती है उसको लागू कराने में भी सक्षम है। जिस प्रकार से आप देखिए कैसे दुनिया में हिंदुस्तान का चेहरा बदल रहा है। जो लोग हिंदुस्तानियों को ब्लडी डॉग कहते थे, आज वहां इंग्लैंड में हमारा हिंदुस्तानी भाई प्रधानमंत्री बन के बैठा हुआ है। जी शशिर जी, वक्त का तकाजा है। शशिकांत जी, वक्त का तकाजा है। शशिकांत जी, ये जिस समय आया है, वक्त को लेकर के विपक्षी दल निश्चित तौर पर सवाल खड़ा करेंगे। नहीं, देखिए संजय भाई, ये संक्षेप में जरा। अमित शाह जी ने मीडिया को स्वयं कहा था कि देखिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है, समान नागरिक संहिता आएगी, चाहे जब आए, तो चाहे चुनाव आए चुनाव ना आए, समान नागरिक संहिता आना है। इसके लिए देश को तैयार रहना चाहिए, ये स्वयं अमित शाह जी ने मीडिया पे कहा। मौलाना एजाज, आखिरी कमेंट, वक्त को लेकर के कहीं सवाल तो नहीं खड़ा हो रहा है कि 2024 सामने है चुनाव का? नहीं, देखिए हम तो इसको नहीं मानते हैं कि 2024, बेशक हर एक को मालूम है 2024 सामने है, लेकिन हम इसको नहीं मानते हैं। इसको इलेक्शन से आप जोड़ करके ना देखिए। इलेक्शन एक अलग चीज है, यह एक अलग चीज है। इसको राजनीति से जोड़ के, इलेक्शन से जोड़ कर नहीं देखना चाहिए। बहरहाल बहुत गंभीर मुद्दा है और जाहिर सी बात है वक्त समाप्त हो चुका है। सारे मेहमानों का मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा, शशिकांत जी का, शिशिर जी का और मौलाना एजाज का। इस तरह के चर्चाओं को हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप प्राइम टीवी से जुड़े रहिए देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।
अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। सही वक्त पर